दिस योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास को, पूरा एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास को मैंने बेस से उठाकर टॉप पर लेकर गई थी। आज हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। क्या होता है मास परसेंटेज, कैसे निकालते हैं मास परसेंटेज, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मास परसेंट के, चाहे वो एम्स का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, जे मेंस का एग्जाम हो, इवनली जेई एडवांस का एग्जाम क्यों ना हो, किस टाइप से मास परसेंटेज के कॉन्सेप्ट आते हैं, किस टाइप से फॉर्मूला एक ही है। फॉर्मूला तो मास परसेंटेज का एक ही है, लेकिन उस एक ही फॉर्मूले में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं इसके अंदर आज कराऊंगी। क्या कॉन्सेप्ट रहता है, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगी। कंडीशन यही है कि आपको पूरा लेक्चर लास्ट तक देखना होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी बच्चे को क्वेश्चन निकालने में प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या होता है मास परसेंटेज, छोड़ देते हैं फॉर्मूले को, छोड़ देते हैं क्वेश्चंस को। पहले आप लोग मुझे ये बताओ, क्या आप जानते हो एक ग्लूकोज का जो डब्बा होता है, ग्लूकोज के डब्बे के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन का कितने परसेंट है, मतलब एक ग्लूकोज के डब्बे में, एक ग्लूकोज के डब्बे का जो वेट है उसमें कार्बन कितना परसेंट है, बस इसी कॉन्सेप्ट को निकालने के लिए हमें मास परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है कि मान लो एक पूरा ग्लूकोज का डब्बा है, उसमें कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है एंड कितना परसेंट ऑक्सीजन है। अब आप बोलोगे मैम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ही क्यों लिया गया ग्लूकोज के डब्बे में। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ग्लूकोज में आप लोगों को पता है ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में क्या क्या आता है, कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है और ऑक्सीजन आता है। तभी मैंने पूछा कि ग्लूकोज के डब्बे में कार्बन का कितना परसेंट है, वहीं से हम निकालते हैं मास परसेंटेज। चलिए इसको एक फॉर्मूले से समझते हैं, फिर इसको अप्लाई करेंगे। पहले इसको एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं, एक विजुअलाइज करते हैं, फिर इसको समझेंगे फॉर्मूले से। एक केक है हमारे पास में, ठीक है, विजुअलाइज करो। एक केक है हमारे पास में जो 100 ग्राम का है, ठीक है। उसके ऊपर मैंने 20 ग्राम चॉकलेट्स लगाई हैं, ओके। मान लो मेरा हाथ जो है ये केक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 100 ग्राम का एक केक है। इसके ऊपर मैंने 20 ग्राम चॉकलेट्स लगाई हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इस 100 ग्राम के केक में चॉकलेट कितने परसेंट है, तो आप लोग कैसे बोलोगे, ऊपर क्या लिखोगे, चॉकलेट का वेट लिखोगे, कितना है 20, नीचे क्या लिखोगे, केक का वेट लिखोगे, टोटल केक का वेट जो कि कितना था 100, और 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे मैम 100 का ही क्यों मल्टीप्लाई करा। बच्चों जब भी हम परसेंट निकालते हैं तो ऑलवेज 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं मास परसेंटेज, मतलब हमें मास का परसेंट निकालना है। मास का परसेंट निकालना है मतलब हमें मास रखना पड़ेगा, और अगर परसेंट निकालना है तो हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हम मास परसेंटेज में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि परसेंटेज ऑलवेज 100 से निकालते हैं, ठीक है। तो इस केक का कैसे निकालोगे, केक के ऊपर अगर मैंने 20 ग्राम चॉकलेट्स रखा है तो कितना परसेंट चॉकलेट है, तो ऊपर चॉकलेट का वेट, नीचे केक का वेट इंटू 100, तो कितना परसेंट आ गया, 20% आ गया। कैसे आ गया, देखो मैंने आपसे बोला केक जो है वो है 100 ग्राम, उसके ऊपर मैंने 20 ग्राम की चॉकलेट्स को रखा है। अब मुझे ये बताओ चॉकलेट का कितना परसेंट है इस पूरे 100 ग्राम के केक में, तो ऊपर आप रखोगे 20 केक का जो कि हो गया कंपोनेंट, चॉकलेट का वेट रखोगे, ऊपर किसका वेट रखोगे, चॉकलेट का वेट रखोगे जो हो गया कंपोनेंट, नीचे आप रखोगे, ऊपर आपने रखा चॉकलेट का, ठीक है, नीचे आपने पूरे केक का मास रखा, कितना था 100 था, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। क्यों करोगे, परसेंट निकालने हैं। अच्छा मुझे बताओ ये 20 और 100 ही क्यों रखा गया,
क्योंकि हम यहाँ मास परसेंट निकाल रहे हैं और मास परसेंट में निकालने पर हमें मास का ही तो वेट रखेंगे, मास का ही तो रखेंगे हम, वेट ही तो रखेंगे हम, इसलिए यहाँ पर हमने वेट को रखा है। ठीक है, तो ऊपर हमने चॉकलेट का रखा जो हमें निकालना था और नीचे हमने वो रखा पूरे का रखा, पूरे केक का वेट रखा जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। गिवन तो हमारे पास जो हमें निकालना था वो भी बताया हमें, लेकिन उसमें थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो ऊपर वो रखेंगे जो निकालना है और नीचे वो रखेंगे जो पूरा वेट होता है और उसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही होता है मास परसेंटेज। समझ में आ गया? तो इसमें अब मुझे बताओ कि 100 ग्राम के केक में कितना परसेंट चॉकलेट है? 20% चॉकलेट है, क्योंकि इसमें 20 ग्राम चॉकलेट को रखा गया। अगर हम मास परसेंट निकालेंगे 20/100 × 100 तो क्या आ जाएगा? 20% आ जाएगा। मतलब इस 100 ग्राम के केक में कितने परसेंट चॉकलेट है? 20% चॉकलेट है। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूले को समझते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, अब समझते हैं हम फॉर्मूले को। मास परसेंटेज जब भी निकालोगे एक फॉर्मूला याद कर लो, इसी फॉर्मूले से आपके सारे कितने भी टिपिकल क्वेश्चंस वो बना ले सारे आप निकाल दोगे। क्या है वो फॉर्मूला? मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, मैंने अभी बताया, मास परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मास रखेंगे और परसेंट निकाल रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर भी मास रखेंगे, नीचे भी मास रखेंगे, क्योंकि मास का परसेंट निकाल रहे हैं। ऊपर किसका? अभी बोला कंपोनेंट का मास रखते हैं और नीचे किसका मास रखते हैं? पूरा कंपाउंड का, पूरे कंपाउंड का मास रखते हैं और उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। यही फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज का, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, ये एक ही फॉर्मूला है मास परसेंटेज का। अब बात करते हैं, मैम हमें फॉर्मूला तो याद हो गया, अब ये बताइए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये बताइए। फॉर्मूले तो हर बच्चे को याद हो जाता है, लेकिन उसको क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से अप्लाई करना है उसमें प्रॉब्लम आती है। चलिए, तो अब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ, एक एक करके करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास में, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर कितना मास परसेंट कार्बन का है, कितना मास परसेंट ऑक्सीजन का है, कितना मास परसेंट हाइड्रोजन का है। मेरा इसका सिंपल सा फंडा समझो, इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। अगर आप एम्स का एग्जाम दोगे, अगर मास परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा तो इसी लेवल का आएगा, इससे अपर लेवल का नहीं आएगा। लेकिन नीट और जेईई एडवांस में थोड़े अपर लेवल के पूछ लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक लेवल का होता है। ठीक है, इसमें सिंपल सा फंडा पूछा है कि ग्लूकोज के अंदर देखिए स्क्रीन पर, इसमें सिंपल सा फंडा पूछा है, ग्लूकोज के अंदर कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है। इस क्वेश्चन में बस इतना पूछा है। अब ये निकालेंगे कैसे, आप लोग पहले मुझे बताइए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब सबसे पहले निकालते हैं कार्बन का परसेंट। मैंने अभी बताया ऊपर कंपोनेंट कौन क्या हो गया, कंपोनेंट कार्बन हो गया, नीचे टोटल मास, टोटल मास में क्या आएगा, पूरे ग्लूकोज का मास आएगा और इनटू कर देंगे 100, आ जाएगा कार्बन का परसेंट। इसी तरीके से आप हाइड्रोजन का निकालोगे, लेकिन याद रखना यहाँ बच्चे गलती करते हैं। जैसे कि मैंने निकाला कार्बन का मास परसेंट, मैंने निकाला कार्बन का, मैंने मास परसेंट निकाला, तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक कार्बन का वेट लिख देते हैं। बच्चों ध्यान से सुनो, ग्लूकोज के अंदर 6 एटम दिए हैं ना कार्बन के, तो यहाँ पर 6 ही एटम यूज़ होंगे, यहाँ पर एक एटम यूज़ नहीं होगा। अगर मान लो आपसे पूछता CH2O, इसके अंदर बताओ कार्बन का कितना परसेंट है, तब आप एक कार्बन का मास लिखते, लेकिन यहाँ पर तो 6 एटम दिए हुए हैं, तो आप 6 में मल्टीप्लाई करोगे 12 का और डिवाइड किससे करोगे, 180 का। अरे मैम ये कैसे आया 180, हमें तो पता ही नहीं है। देखो ये पूरे ग्लूकोज का एटॉमिक मास होता है। आप लोगों को ग्लूकोज का एटॉमिक मास निकालना आता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, नहीं आता है तो फिर से समझो।
ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पर हम पूरे ग्लूकोज का एटॉमिक मास निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? कार्बन के 6 एटम, तो 6 किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 12 का। क्यों मल्टीप्लाई करा 12 का? अरे मैम आपने ही तो बताया था कि 12 जो होता है वो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है, ठीक है। प्लस 12 क्यों लिया हाइड्रोजन? क्योंकि यहाँ पर एटम का नंबर 12 दिया हुआ है और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1 प्लस 6। और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना बताया था? 16 बताया था। ये आप लोगों को बच्चों याद करना पड़ेगा एटॉमिक वेट कितना होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपको निकालने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप मेरे पीरियोडिक टेबल के एक बार लेक्चर देखो, उसमें मैंने आपको पूरा क्लियरली बताया। अगर आपको किसी का एटॉमिक नंबर नहीं पता है, एटॉमिक वेट नहीं पता है, तो आप निकाल सकते हो। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 180। क्या आ जाएगा? 180। तो पूरा ग्लूकोज का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 180। तो यहाँ पर कार्बन का कैसे परसेंट निकालोगे? 6 × 12 अपॉन 180 × 100। ये आ गया कार्बन का मास परसेंट। अब इसी में पूछा है हाइड्रोजन का मास परसेंट बताओ। तो हाइड्रोजन का कैसे निकालोगे? क्वेश्चन के अंदर कितने हाइड्रोजन दिए हुए हैं? 12 हाइड्रोजन दिए हुए हैं। ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है? 180 मॉलिक्यूलर वेट होता है। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से करते हैं। क्यों करते हैं 100 से? क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं और जब भी परसेंट की बात आएगी ऑलवेज 100 का मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, दो ही फंडा करते हैं, लेकिन परसेंटेज ऑलवेज 100 में से देखेंगे। अगर ऑक्सीजन का मास परसेंट निकालना है, कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर? 6 एटम दिए हुए हैं और एक ऑक्सीजन के एटम का कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है? 16 मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो 16 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 6 एटम का आएगा, हमें उसी का ही तो निकालना है। और 180 का डिवाइड कर देंगे इनटू 100, ये हमारे पास ऑक्सीजन का मास परसेंट आ जाएगा। निकालना आ गया। कार्बन का कैसे निकालोगे? ऊपर कार्बन का वेट रखो, नीचे पूरे ग्लूकोज का वेट रखो और मल्टीप्लाई कर दो 100 का। ये आ गया कार्बन का मास परसेंट। हाइड्रोजन का कैसे निकालोगे? ऊपर हाइड्रोजन का मास रखो, नीचे पूरे ग्लूकोज का मास रखो। क्यों मास रख रहे हैं? क्योंकि मास परसेंटेज निकाल रहे हैं और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ऑक्सीजन का कैसे निकालोगे? ऊपर ऑक्सीजन का मास रख दो, नीचे पूरे ग्लूकोज का मास रख दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये आ गया ऑक्सीजन का मास परसेंट। तो जब भी मास परसेंट निकालोगे ऊपर ऑलवेज कंपोनेंट का मास रखोगे, नीचे पूरा मास रखोगे। जो भी दिया हो, ग्लूकोज दिया हो, सुक्रोज दिया हो, कैफीन का एक पूरा मॉलिक्यूलर वेट दे दिया हो, पूरा रखोगे कंपाउंड का और ऊपर वही रखोगे जो आपको निकालना है और नीचे वो रखोगे जो क्वेश्चन में दिया है और उसका 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो अब आप लोग मुझे इसका आंसर बताओगे कैसे निकालोगे ये क्वेश्चन। अब आप लोग ही मुझे बताओगे कि किस तरीके से आप इसका आंसर निकालोगे। क्वेश्चन दिया है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आपको। अ कंपाउंड हैज़ 20% बाय मास ऑफ सल्फर, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। मैंने बोला ना कि मैं सारे टाइप लेके आई हूँ, जितने भी मास परसेंटेज पर क्वेश्चन बनते हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ये वाला क्वेश्चन तो आ जाता है सॉल्व करने, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में थोड़ा भी घुमाता है तो वहाँ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैं सेकंड क्वेश्चन लेके आई हूँ। कोई मुझे आइडिया देगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा? मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ उसको सोचने के। आप सोच के मुझे बताइए किस तरीके से एक क्वेश्चन होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब मेरी बात सुनिए। एक कंपाउंड दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। पहले आप लोग क्या करिए, जो भी क्वेश्चन में दिया रखा होता है ना उसको साइड में लिख लिया करो। इससे डाउट क्लियर हो जाता है आप लोगों का कि आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को। एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसका मास परसेंटेज दे दिया है। अरे मैडम, अभी तो आपने बोला था कि मास परसेंट, लेकिन मैंने बोला ना अगर नीट में पूछेगा
जेईई मेंस में पूछेगा तो वो सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो घुमा कर पूछेगा। यहाँ पर क्या करा है, एक कंपाउंड दिया है जिसमें उसने उसका मास परसेंट दे दिया है। कितना मास परसेंट दिया है क्वेश्चन के अंदर आपको नज़र आ रहा है, 20% उसने उसका मास परसेंट दे दिया है। अब उसने डायरेक्टली ना बोलकर इनडायरेक्टली बोला है कि जिसमें सल्फर का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट रखा है। अब मेरी बात बताओ, अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की बात हो रही है तो कुछ भी हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, सल्फर हो, कैल्शियम हो, ऑक्सीजन हो, पोटेशियम हो, कुछ भी हो, अगर मिनिमम बोला है तो किसी भी कंपाउंड के अंदर आप मिनिमम सल्फर के कितने एटम ले लोगे? मिनिमम क्या आधा ले पाओगे? क्या आधा एटम लोगे? नहीं लोगे। कितना एटम होगा? एक एटम होगा मिनिमम। और कितना भी मिनिमम कर लो, ना तो आधा हो सकता ना फ्रैक्शनल हो सकता। कितना होगा? एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पाँच होगा या छः होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर बोल दिया है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। मिनिमम तो मिनिमम के आते ही कम से कम एक तो होगा ही ना, एक से कम नहीं हो सकता, एक तो होगा ही होगा बस। तो यहाँ पर उसने हिंट दे दी है कि यहाँ पर उसने सल्फर का एक एटम यूज़ किया है और उसने पूछा क्या है, पूरे कंपाउंड का उसने मॉलिक्यूलर वेट पूछा है। मैंने अभी बताया मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको मास परसेंटेज दिया हुआ है 20, तो मास परसेंटेज की जगह आप 20 लगा दोगे। अब कंपोनेंट की मास की जगह उसने बोल दिया है, उसने सल्फर यूज़ किया है जिसमें उसने मिनिमम सल्फर लिया है। तो किसी भी कंपाउंड में मिनिमम एक ही तो लोगे, क्या एक से कम ले पाओगे सल्फर? बताओ। क्या मैं आपसे बोलूँ आधा सल्फर ले लो? आपने कभी कंपाउंड में ऐसा देखा है? मैंने बोल दिया ग्लूकोज में मैंने कार्बन का आधा एटम लिया है, कहीं पढ़ा है ऐसा कि किसी भी कंपाउंड में मैंने सल्फर का आधा लिया है? ऑलवेज फ्रैक्शनल में नहीं होता, कभी भी ऑलवेज डिजिट में होता है। एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, तो मिनिमम कितना होगा? एक होगा। तो हम मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट सल्फर का कितना होता है? 32 होता है। और हमें निकालना क्या है? टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। तो इस मॉलिक्यूलर वेट को इधर ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा 32/20 इंटू 100। जब 20 से 100 को डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, जिसमें से कि आपका आंसर आ जाएगा 160। 32 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 160 आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना भी बताऊं क्या कि मल्टीप्लाई करना आता है आप लोगों को? 5 का मल्टीप्लाई करो 2 में, उसके बाद 3 में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मतलब 32 5 जा 160 हो जाएगा। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? 160 होगा। तो जब भी बच्चों वो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोले ना आप लोगों को, तो याद रखना, ट्रिक बता रही हूँ, जब भी आपको वो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोले ना तो ऑलवेज आप क्या करना, एक एटम का लेना, मॉलिक्यूलर वेट एक एटम का लेना। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा एक बार। ठीक है, इसी के रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए, अब मैं ये क्वेश्चन मैं नहीं करूँगी, अब ये क्वेश्चन आप करोगे। क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, एक कंपाउंड दिया है जिसका मास परसेंटेज है 20%। ओके, यहाँ पर कैल्शियम यूज़ कर लिया, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पर सल्फर यूज़ कर लिया, बस वो आपको एटम एलिमेंट चेंज करके दे देगा, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला टाइप यही टाइप का देगा। सल्फर की जगह कैल्शियम दे देगा, कैल्शियम नहीं देगा पोटेशियम दे देगा, पोटेशियम नहीं देगा बेरिलियम दे देगा, बेरिलियम नहीं देगा फ्लोरीन दे देगा, फ्लोरीन नहीं देगा ऑक्सीजन दे देगा। आपको एटॉमिक वेट याद होने चाहिए। अभी मैंने बोला सल्फर, तो मिनिमम कितना? एक सल्फर, और एक सल्फर का वेट 32 था, इसलिए हमने 32 से निकाल दिया। अब हम कर रहे हैं कैल्शियम से, तो कैसे निकालेंगे? मास परसेंटेज जो दिया है कंपाउंड का वो 20% दिया है। अगर कोई बैकग्राउंड साउंड आ रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिए। मास परसेंटेज कंपाउंड का कितना दिया है? 20% दिया है। अब उसने बोला है कैल्शियम का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास यूज़ किया है, मतलब कितना यूज़ करेगा? 40 उसने कैल्शियम रखना और 100 का मल्टीप्लाई कर देना। कैसे करोगे? 20% 40
कैल्शियम और मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है। यहाँ से आपका टोटल मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। अब ये तो सॉल्व कर दो यार, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकती हूँ, क्वेश्चन करने का तरीका बता सकती हूँ, कैलकुलेशन फास्ट तो आपको ही करनी पड़ेगी। फिर भी मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। आप इसका मुझे फाइनल आंसर निकाल के बताओ, जल्दी बताओ। आपको एग्ज़ाम के अंदर 1 मिनट भी नहीं बोलता, आपको 50 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन करना होता है, क्योंकि वहाँ टाइम नहीं होता। वहाँ हर कोई बच्चा कर सकता है क्वेश्चन को, अगर उसे सही तरीके से टाइम दे दिया जाए। एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, एम्स का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, जी मेंस का एग्ज़ाम हो, सबसे ज़्यादा बच्चों जो डिपेंड करता है वो करता है टाइमिंग। उस मिनिमम टाइमिंग के अंदर ही हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इसकी वजह से आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ गया सभी का आंसर? आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये अलग टाइप का आपका क्वेश्चन है। इसमें दिया है कैफीन दिया हुआ है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कैफीन कहाँ प्रेजेंट होती है? कैफीन प्रेजेंट होती है टी के अंदर प्रेजेंट होती है ना। हम तो रोज ही टी पीते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता उसके अंदर कैफीन होती है। हार्मफुल होती है तो कम पिया करो थोड़ा, ठीक है। कैफीन का मॉलिक्यूलर वेट दिया है उसने, मास परसेंटेज दिया है, वो नाइट्रोजन के एटम पूछ रहा है। मैम आपने अभी तो बोला मास परसेंट निकालना था, अब नाइट्रोजन का एटम कैसे हो गया? देखो फॉर्मूला लगाओगे, मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। ये हमने अभी पढ़ा मास परसेंट का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है आपको? मास परसेंट दिया है 28.9, कंपोनेंट का आपको मास निकालना है। टोटल मास आपको दे दिया है 194, इनटू 100 कर दोगे तो यहाँ पर मास आ जाएगा। किसका मास आएगा? कंपोनेंट का। कितना मास आएगा? 56.03 के समथिंग आ रहा होगा। ये मास आ गया कंपोनेंट का। लेकिन इस बार उसने क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट कर दिया है। उसने कंपोनेंट का मास नहीं पूछा है, उसने नंबर ऑफ एटम पूछा है। क्या पूछा है उसने? नंबर ऑफ एटम पूछा है। तो नंबर ऑफ एटम के निकालने का बच्चों एक फॉर्मूला और होता है, टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर टोटल मास जो आया है वो आएगा 56, लगा दिया। नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं ये हमें निकालना है, तो इसको x मान लो। और एक नाइट्रोजन का वेट बता दो यार मुझे कितना होता है, मैं भूल गई हूँ यार, आप लोग बता दो कितना होता है। एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन के कितने एटम आ जाएंगे? 4। तो कितना आंसर हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन अ कंपाउंड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन अ कंपाउंड इफ दिस कंपाउंड हैज 46.6 नाइट्रोजन एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम पर मोल। क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम ही निकालना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये आपको होमवर्क है, ये आप लोग करोगे। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आंसर बताओगे कितना इसका आंसर आया है, ठीक है। और अगर नहीं निकलता है तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, लेकिन ये खुद कोशिश करना सॉल्व करने की। चलिए अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। द हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ Na2CO3.10H2O, आंसर ही बता दिया। द हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ Na2CO3.XH2O undergoes 63% loss in mass on heating and becomes anhydrous. Find out the value of X. देखो क्वेश्चन में वो बोल रहा है Na2CO3.XH2O को जब हम हीट करते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है Na2CO3 प्लस XH2O में। तो ये कितने वाटर मॉलिक्यूल निकालता है? यहाँ पर X को निकालना है।
तो क्या करो, पहले इसका पूरा एटॉमिक मास निकालो। जब इसका पूरा एटॉमिक मास निकालोगे तो ये आएगा 106 प्लस 18x आ गया। अब आप लगा दो मास परसेंटेज का फॉर्मूला, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो यहाँ मास परसेंटेज हमें निकालना नहीं है, मास परसेंटेज हमें दिया हुआ है 63%। कंपोनेंट क्या निकालना है, वाटर निकालना है। तो यहाँ ऊपर रखेंगे 18x और नीचे रखेंगे 106 प्लस 18x इंटू 100। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो आएगी 10। ये तो हम इससे तो हम फेमिलियर हैं कि जो Na2CO3.10H2O होता है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। एक कॉन्सेप्ट होता है, याद रखना, ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स। क्या, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स। किसके सल्फेट, किसके कार्बोनेट, सोडियम के, पोटेशियम के, रुबिडियम के एंड सीजियम के। The sulfates and carbonate of sodium, potassium, rubidium and cesium are thermal stable। देखो याद कर लो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम के सल्फेट्स, जैसे कि सोडियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, रुबिडियम सल्फेट हो गया, सीजियम सल्फेट हो गया, या फिर सोडियम कार्बोनेट हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, रुबिडियम कार्बोनेट हो गया, सीजियम कार्बोनेट हो गया। इनको जब हीट करते हैं ना बच्चों, तो ये ब्रेक डाउन नहीं होते। कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के सल्फेट एंड कार्बोनेट्स। इसके अलावा किसी के भी सल्फेट दिए हो, किसी के भी कार्बोनेट दिए हो, हीट करने पर ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन सोडियम के, पोटेशियम के, रुबिडियम के, सीजियम के ब्रेक करने, हीट करने पर ब्रेक डाउन नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोडियम कार्बोनेट को हीट करोगे ना तो ये ब्रेक नहीं होगा, लेकिन वहीं पर अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम के ऑक्साइड में और CO2 गैस निकलती है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि CO2 गैस किस में से निकलेगी, वो दे देगा सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट। अभी बताया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम के सल्फेट एंड कार्बोनेट हीट करने पर ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, थर्मल स्टेबल होते हैं। तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। कौन सा कार्बोनेट ब्रेक होगा, कैल्शियम का। क्यों ब्रेक हो रहा है कैल्शियम का, क्योंकि कैल्शियम के जो कार्बोनेट और सल्फेट होते हैं वो थर्मल अनस्टेबल होते हैं, मतलब उसको हीट करने पर वो ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम को छोड़कर जितने भी एलिमेंट आ जाएं, जितने भी कंपाउंड आ जाएं, सब हीट करने पर ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, ये भी आगे चल के जब आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल में तो ये आता है और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हमने इसका फॉर्मूला भी निकालना सीख लिया कि हम ये भी बता देंगे कि अगर मान लो Na2CO3 XH2 दिया हुआ तो XH2O में कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये निकालना हमने अभी अभी सीखा है। बता दो फटाफट से, ईमानदारी के साथ बता दो किस किस ने निकाला था। समझ में आ गया ना। चलिए, Na2CO3.10H2O को बच्चों हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को जब हम बिलो 373 पर हीट करते हैं तो ये अपने पूरे एनहाइड्रस में कन्वर्ट ना होकर मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। मैम ये मोनोहाइड्रेट क्या होता है, मोनोहाइड्रेट का मतलब होता है जो कंपाउंड है उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल रह जाते हैं, मतलब पूरे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट नहीं होते, इसी को बोलते हैं मोनोहाइड्रेट। मतलब Na2CO3.10H2O को जब बिलो 373 पर हीट करते हैं तो ये मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और 9H2O निकालता है। एक H2O सोडियम कार्बोनेट के साथ चिपका ही रह जाता है, पूरी तरीके से एनहाइड्रस नहीं बनता। मैम ये एनहाइड्रस क्या होता है बच्चों, एनहाइड्रस का मतलब होता है जब किसी कंपाउंड के अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, उसको बोलते हैं हम एनहाइड्रस। मोनोहाइड्रेट को मतलब होता है जब
किसी कंपाउंड के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल है उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रेट कंपाउंड। ठीक है, इसलिए मैंने ये बताया कि सोडियम जब वॉशिंग सोडा को बिलो 373 केल्विन पर जब हमने हीट करा तो ये मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हुआ। लेकिन अगर आप 373 से हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये एनहाइड्रस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब Na2CO3 अलग हो जाता है और 10H2O अलग हो जाता है। मतलब Na2CO3.10H2O को जब हम 373 से ऊपर टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये Na2CO3 क्या बोलते हैं? Na2CO3 को सोडा ऐश बोलते हैं। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और 10H2O मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो जाएंगे। तो अब याद रखना, एनहाइड्रस का मतलब होता है कोई भी वाटर मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट नहीं है, और मोनोहाइड्रेट का मतलब होता है उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट आया हुआ और ये PYQ में भी आया हुआ है कि जब हम वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं तो किस टेम्परेचर पर एनहाइड्रस बनेगा? बिलो 373, हाई 373, नन, या फिर वो कोई और मान लो 280 टेम्परेचर दे दे। तो याद रखना, कभी कभी वो 373 ना देकर ना कभी वो इससे हायर टेम्परेचर दे देगा। तो जब वो 373 से हायर टेम्परेचर देगा उस प्रोसेस पर सोडियम जो वॉशिंग सोडा होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडा ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2CO3 एनहाइड्रस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और आता है, ये था वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? Na2CO3.10H2O। एक होता है ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट में कार्बोनेट की जगह सल्फेट आ जाता है जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2O। जब ग्लोबल सॉल्ट को हीट करते हैं ना बच्चों, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सॉल्ट केक में। सॉल्ट केक क्या होता है? सॉल्ट केक होता है सोडियम सल्फेट की एनहाइड्रस फॉर्म को बोलते हैं सॉल्ट केक, और इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो रिलीज आउट हो जाते हैं। इसमें कोई टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट लगता है वो लगता है वॉशिंग सोडा के अंदर। ग्लोबल सॉल्ट को जनरली हीट करने पर ये सॉल्ट केक और वाटर मॉलिक्यूल इसमें सेपरेट आउट हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है, मुझे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बता दो, Na2CO3.10H2O और ग्लोबल सॉल्ट का Na2SO4.10H2O। याद रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं ग्लोबल सॉल्ट एंड वॉशिंग सोडा में। तो आज हमने पढ़ा मास परसेंटेज को किस तरीके से। मैंने आपको देखा कितने सारे क्वेश्चंस कराए डिफरेंट, एक भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं था। मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन कराए और 5-6 वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे। मतलब अगर मास परसेंट का क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं के अंदर से आएगा, इसके ऊपर कोई मास परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, गारंटी है नहीं बनेगा। बना कहाँ से बना देगा, क्या बनाएगा वो? बस इतना हो सकता है, सल्फर की जगह कैल्शियम रख दे, कैल्शियम की जगह पोटेशियम रख दे, पोटेशियम की जगह बेरिलियम रख दे। तो मास परसेंटेज का एक कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, कि जब भी आपको मास परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे? मास परसेंट जब भी आपको निकालना हो, ऊपर रखोगे कंपोनेंट का मास, नीचे रखोगे टोटल मास और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, आपका मास परसेंट आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको ग्लूकोज, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने मास परसेंट पढ़ा, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। कैसे क्वेश्चन आते हैं ग्लूकोज में, कितना कार्बन का परसेंट है, कितना हाइड्रोजन का परसेंट है, कितना ऑक्सीजन का परसेंट है। अगर कार्बन का परसेंट पूछा है तो कार्बन का मास रख दो और नीचे पूरे ग्लूकोज का मास रख दो और 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो पूछता है हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन का मास रख दो, टोटल मास रख दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अगर वो ऑक्सीजन का पूछता है तो इस तरीके से आप ऑक्सीजन। इसके अलावा वो बोलता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास है। अब आप मुझे बताओ कि पूरे कंपाउंड का क्या मास होगा? तो क्वेश्चन के अंदर वो आपको मास परसेंट गिवन देगा। मिनिमम पूछा है मतलब एक एटम पूछा है, तो आप एक एटम का मॉलिक्यूलर वेट रख दोगे और उससे आपका पूरा टोटल मास निकल आएगा। अगर नंबर ऑफ एटम बोलता है तो आप नंबर ऑफ एटम भी निकाल दोगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आ गया मज़ा? मास परसेंटेज समझ में आ गया? कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर फिर से बता देना, मैं फिर से अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको फिर से रिकॉल कर दूंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों का मास परसेंट के जो क्वेश्चन नहीं निकलते थे वो अब निकलने लग जाएंगे इसके बाद में। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग,
जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।